अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? फाइन, गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे टू द कोर्स और लेट डिस्कस द लास्ट टॉपिक फर्स्ट एंड देन वी further continue in discovering the new topics, right? Lastly, we discussed about the value versus the growth stock, and we discussed about how the CAPM, which basically calculated the required rate of return for the investors, they basically we try to see the validity of it and they test it on the basis of historical data, and we find out how basically they vary their calculation, their resulted amounts in terms of a value stock and the growth stock. And then we discuss about the different models, the alternative theories regarding those models in calculating or discovering that cost, opportunity cost of capital or the equity cost of capital. So उसके अंदर हमने एसेट प्राइसिंग मॉडल और 3 फैक्टर मॉडल जो फॉर्मा फ्रेंच का वो डिस्कवर किया, वो डिस्कस किया था, गो थ्रू किया था. नाउ व्हाट वी गोइंग टू सी थ्रू इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स. वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट स्टेटमेंट्स. हम देखेंगे जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स है वो कैसे उसकी जो रिफ्लेक्शन के अंदर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है. वी ट्राई टू फाइंड आउट which basically reflect our understanding of the previous topics, and then we try to discover the qualification of those statements, and then we do some numericals as well. Right जी, continue करते हैं with our first explanation of the statement and find out if we qualify it or not. The investors demand higher expected rate of return on stock with more variable rates of return. Right. तो इधर मेन जो चीज़ हमने यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करनी है, दैट बेसिकली दिस इज बीइंग द इन्वेस्टर. इफ आई टेक द सॉल्यूशन ऑफ इट, जो अंडरस्टैंडिंग है दैट इन्वेस्टर, लेट इट बी मिस्टर एक्स, राइट, विच बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न विद ER. एंड व्हाट अबाउट कि जो उसका क्रॉसपोंडेंस स्टैंडर्ड डिविएशन है, राइट, दैट इज लेट्स सपोज कि जनाब वेरिएबल ऑन स्टॉक जो कि डिमांड कर रहा है, उसका जो भी वेरिएशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड दैट इज बेसिकली कंपेयरिंग कि जी लेट इट बी दी एनी स्टॉक, ठीक है जी, जिसका हायर रेट ऑफ रिटर्न है एंड प्लस ऑब्वियसली द स्टैंडर्ड डिविएशन जो भी वेरी कर रहा है. दे बेसिकली सेइंग कि जनाब जो एक इन्वेस्टर है मिस्टर एक्स, दे डिमांड ए हायर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एज कंपेयर्ड जिसका स्टैंडर्ड वेरिएशन हाई होगा. ठीक है. नाउ वी गोइंग टू डिस्कवर इट. False, this statement is not true. Investor demand higher expected rate of return on stock with more non-diversifiable risk. And again, जो यहाँ पे main thing to remember, you got to see through कि जनाब जो investor है, whatever the Mr. X is, basically they demand a higher expected return, ठीक है, on non-diversifiable risk, ठीक है, नॉट ऑन दोज जिनका जो वेरिएशन है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है जिन स्टॉक का वो हाई होगा. दैट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. एंड ऑब्वियसली इफ वी रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर्स, उसके अंदर भी जो इन्वेस्टर्स थे जो हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो डिस्कवर किया था, जो फाइंड आउट किया था, दैट बेसिकली गिव द सेम नोशन, जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जनाब जो भी इन्वेस्टर है दे बेसिकली लुक फॉर दोज रिस्की ऑप्शंस, कि अगर वो किसी भी एसेट्स के अंदर दे रिस्की एसेट के अंदर वो जब इन्वेस्ट करने जा रहा होगा तो उसकी जो पैरेलल या उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर होगा जो कि डाइवर्सिफाई नहीं वो कर सकता, तो उसके अगेंस्ट वो कोई ना कोई रिस्क प्रीमियम या एक्स्ट्रा बेट ऑफ हायर रिटर्न वो एक्सपेक्ट करेगा, जिसको हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं. तो इसलिए आपकी जो स्टेटमेंट है दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि अगर मैं कैपम की अंडरस्टैंडिंग में अगर इसको लिखूं कि आपका जो भी रिफ्लेक्शन है रिक्वायर्ड रिटर्न, मैं इसको
is equal to whatever your beta is and plus the risk premium, right? And this is very important to understand कि जनाब आपका जो भी है that is the difference between that required rate of return, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, expected rate of return, ठीक है जी, and difference between the risk free. So you can easily betterly understand कि जनाब आपका जो risk premium जो demand कर रहा है, and this is why जब वो add होगा risk premium that expected return as a whole will improve. So this is basically what we call it कि when the investors they try to invest in the riskier options, riskier securities, that basically gets parallel to that same statement which basically saying कि जो investor है they can only expect to have more return, expected return over a non-diversifiable risk, not that risk which basically vary, ठीक है. If we go to the next notion, that is basically the CAPM predicts that the security with the beta of 0 will offer a 0 expected return, and again जो CAPM है इसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब which is equal to, if I say so, if I write down what at your risk free rate, you're going to add it with the whatever the, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है जी. एंड ऑब्वियसली द सेइंग कि जनाब जो बीटा है ऑफ 0 विल ऑफर ए 0 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि जनाब आपका जो एक्सपेक्टेड रेट है दिस विल बी 0 if that beta is also 0. So if I put the 0 here, ठीक है, you left with this risk free rate. So that becomes कि जनाब अगर बीटा की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट कर दी जाती है, लेट्स फाइंड आउट कि जनाब अगर मैं ये कहता हूँ कि अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि दिस RF is equal to 8% and that required rate of return will become 8% plus put the 0 here instead of beta and whatever the market premium is, market risk premium, ठीक है, that multiply with this becomes 0 and what left is basically the 8%. So the expected rate would exactly the 8%, which is basically a risk-free rate. So let's find out. False, this statement is not true. A security with the beta of 0 will offer the risk-free rate of return. And again we can easily say that कि जनाब जो आपकी security है कि आपका expected return it gets equal to risk-free rate when beta's value is 0, क्योंकि बीटा जो है that basically shows the sensitivity of the risk with the whatever related with the market risk, जो वो sensitivity of that security risk, जो एक security का individual security का जो risk है with respect to the market risk उसको वो measure करता है. So that basically if 0 there is no unique risk for the company, then of that security, then the investor will basically expect the risk-free rate, at least the remaining risk-free rate. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जनाब, एक्सप्लेन करते हैं इसको, स्टेटमेंट को गो थ्रू करते हैं. एन इन्वेस्टर हु पुट्स $10,000 in treasury bills and $20 in the market portfolio, कि इसको कैसे आप रिलेट करोगे कि जनाब इन्वेस्टर है दैट बेसिकली पुट दिस अमाउंट इन द टी बिल्स. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जनाब इसका टी बिल्स है, तो लेट इट बी, इफ आई गो थ्रू विद इट, आप क्या कहते हो कि जी लेट इट बी मिस्टर वाई, ही इज द इन्वेस्टर, ठीक है जी.
और इसकी स्ट्रेटजी क्या है कि जनाब वो फरमाते हैं कि जनाब हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेट इट बी के जी $1,000 जो हैं दैट इज़ बी इन्वेस्टेड इन दी टी बिल्स। रिमेंबर टी बिल्स की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो वेरिएशन है, इक्वल टू 0, राइट। एंड व्हाट अबाउट कि जनाब वो कहते हैं कि जी दे इज़ ए $20,000 इन्वेस्टमेंट इन दी मार्केट पोर्टफोलियो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एंड दैट मार्केट पोर्टफोलियो इज बेसिकली दी टर्म्ड एज वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है जी। और यही जो आपका मार्केट पोर्टफोलियो है दैट बेसिकली कंसिडरिंग, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ वेल डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और जो भी इसके होगा जो मार्केट रिस्क है दैट मार्केट पोर्टफोलियो इज ओनली पोजेसिंग द मार्केट रिस्क। और उस पे हमने देखा है कि जनाब इन्वेस्टर हु पुट्स $10,000 हियर इन ट्रेजरी बिल्स एंड 20,000 इन द मार्केट पोर्टफोलियो विल हैव ए बीटा ऑफ 2। और यहाँ पे आपको ये बताया गया कि जी व्हाट अबाउट कि जनाब यहाँ पे जो बीटा है इन दोनों का और मार्केट का जो बीटा है हमें पता है दैट एग्जैक्टली स्टूड एट 1। सो हाउ अबाउट के जनाब कहते हैं कि जनाब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, यू नो दी पोर्टफोलियो, दोस्तों मैं पोर्टफोलियो लिख देता हूँ, तो जो आपका पोर्टफोलियो बीटा होगा, बीटा ऑफ दैट पोर्टफोलियो इज एग्जैक्टली द 2। लेट्स फाइंड आउट कि जनाब ये होता है कि नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि जो मार्केट बीटा है दैट इज स्टूड एट 1, राइट। एंड वट एवर द टी बिल्स दैट बीटा इज 0, क्योंकि जो रिस्क फ्री रेट ऑलमोस्ट दे रहे हैं। एंड अगेन इफ यू से सो कि जनाब यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं दैट बेसिकली द टोटल अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं आप, विच इज बेसिकली इज इक्वल टू एक्स। आप कहते हो कि जनाब दैट टोटल इज बेसिकली द $30,000 एंड उसके प्रोपोर्शन में अगर मैं कहूँ कि जनाब वेट 1 दैट इज इक्वल टू टी बिल्स, and again you say कि जनाब वेट 2 that is equal to market portfolio, market portfolio which is basically here 1/3 and that is basically 2/3। ये कैसे आई, यहाँ पे कैलकुलेट करूँ that is $10,000 डिवाइड बाय $30,000, ओके टोटल अमाउंट है, इसका जो फ्रैक्शन है दैट एग्जैक्टली दी 1.3 एंड सेम इज द केस विद दिस जो आपका 2.3 आया है। सो अगेन यू पुट इट, यू सेट कि जनाब मैंने इसका बीटा कैलकुलेट करना है विच इज बेसिकली द वेटेज ऑफ व्हाट एंड दिस शोज कि जनाब इसकी जो वैल्यूज एक्चुअल क्या है बीटा है। तो इस पे जब आप वेट्स और प्रोपोर्शन वाइज मैं ये कह देता हूँ कि दिस इज बेसिकली दी the proportion of T-bill investment, and this is showing the proportion of market portfolio, ठीक है जी। and when this going to multiply with 0 and this with 1 that gives you answer 0.67. so the portfolio beta would become 0.67, ठीक है, not is equal to 2. so you can say this is a false statement because the beta we have calculated is exactly this amount 0.67, right. Again look at the X and Y shares. Now we are going to see through कि जनाब इस जो X and Y जो shares हैं ये किस sort of investment, क्योंकि अभी हम जो आपकी different opportunities है, एक riskier जो part of the investment आपकी riskier securities की तरफ जा रहे हैं और हमने वो calculations
की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जनाब हाउ यू गोइंग टू assume or how you going to calculate the whatever the requirements are in terms of expected return or the variation or the standard deviation. Keep in your mind कि जनाब यहाँ पे investors की बात हो रही है. Keep in your mind कि जनाब you got to discover the best possible option opportunity for yourself. So here the Mark Hurwitz proposes to invest in 2 shares, number 1 X and number 2 Y. He expects a return of 12%. तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जनाब उसका ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि आपका x है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज बेसिकली x इज 12% एंड 8% जो कि फ्रॉम y, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दैट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ y. Now the standard deviation of return is 8% for x. Again उसमें बताया गया जनाब x का जो standard deviation है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ standard deviation of x is equal to 8%, ठीक है जी. And again the 5% which is basically this circle is showing the y, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ standard deviation of y is equal to 5% and the correlation coefficient between the return is 0.2. अगेन आपको यहाँ पे जो r की वैल्यू दी है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, दैट इज 0.2 विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ठीक है जी. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशनशिप इज शोइंग विच इज एग्जैक्टली 0.2, जो कि आप कह सकते हो कि जी क्लोजेस्ट टू 0, नो रिलेशन, ठीक है. तो इस 2 का मतलब है कि दे गॉट ए वेरी वीक फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है जी. नाउ आपके पास वैल्यूज हैं, यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, वो आपको गिवन है, और यहाँ पे उनके जो रिस्क फैक्टर है, जो वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट ऑलवेज आल्सो गिवन विद रिस्पेक्टिव सिक्योरिटीज. नाउ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑल्सो गिवन, जो कि जनाब आपको आर को डिस्कस कर रहा है कि जी व्हाट वुड बी दी कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि रिलेशनशिप को फाइंड कर रहा है. और हमें पता है कि आपका जो भी एक रिलेशनशिप है, जो आर की वैल्यू दैट इज एग्जिस्ट बिटवीन -1, ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो, एंड +1, ठीक है, तो आप इसको ये कह सकते हैं. सो दिस इज बेसिकली हाउ जी -1 और मस्ट बी इक्वल टू +1, ठीक है, -1 और +1 के दरमियान. सो आप क्या इसको आगे लिखते हैं, लेट बी के जनाब उन्होंने बताया कि जी अगर आप यहाँ पे देखें कंप्यूट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो जनाब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वी ट्राई टू डिस्कवर कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है. सोल्यूशन के अंदर ही आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिए हैं और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. नाउ आपने लेट इट बी के जनाब पोर्टफोलियो, ठीक है जी, पोर्टफोलियो 1 का आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करना है, ठीक है. एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट कि जनाब आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो क्या होगा. ऑब्वियसली हमें पता है ये जो पोर्टफोलियो के अंदर ऑप्शन है, पोर्टफोलियो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, और उसके अंदर आप ये फाइंड करेंगे कि जनाब अगर उसके वेट्स जो है, जो कंट्रीब्यूशन है, लेट इट बी ये पोर्टफोलियो अगर मैं 1 की बात करता हूँ विच इज बेसिकली 50% एंड दैट इज आल्सो गिवन है 15% ईच. अगर आपका वेट्स की बात है तो मुझे पता है एक्सपेक्टेड रिटर्न W1 इंटू वट एवर जो आपका रेट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो मैं इसको R से अगर मैं कर लूँ, ठीक है, दैट इज 1 प्लस W2 इंटू R2. और आपको पता है अगर वेट्स मेरे 50% हैं, यू गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न
जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके अगर मैं देखूं पीछे, सो दैट इज बेसिकली गिवन 12% एंड 8%, ठीक है जी। तो यहाँ पे 12% इधर गिवन है, इसी तरह 50% इंटू 8% गिवन हेयर, सो दैट गिव्स यू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस पोर्टफोलियो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्टफोलियो expected return of 1 is basically equal to 10%, right? So expected return जो यहाँ पे values given है, this is basically the 10% which shows exactly the portfolio expected return. Again, अगर मैं सिर्फ इसके weight change करता जाऊँ, so जो portfolio मैं यहाँ पे देखूँ portfolio 2 और इसका जो expected रिटर्न है वो अब मैंने फाइंड करना है। मैं सिंपल उसका फार्मूला जो पुट करूंगा, whatever the weights, right, into whatever the return of the individual stock of X, ठीक है। इसी तरह आपका जो weight 2 into whatever the required return 2, ये जो है ये बेसिकली आपके वेट्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वेट्स चेंज हो जाते हैं तो नाउ जो पोर्टफोलियो 2 के है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्टफोलियो 2 आपके जो X के हैं और Y के ये 25%, ठीक है। जो क्वार्टर है एंड दिस इज 1/3 ऑफ द क्वार्टर, बेसिकली 75%। सो दी बाय चेंजिंग द वेट्स वी विल ट्राई टू सी थ्रू कि जनाब इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या बनता है। तो वेट्स आपके गिवन है 25% यहाँ पे, लेकिन जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट स्टूड द सेम जो कि इनटू 12% है। अगेन आई एम गोइंग टू ऐड द व्हाटएवर द वेट ऑफ 75% इनटू 8% जो कि यहाँ पे गिवन है। नाउ व्हाटएवर द टोटल अमाउंट is a multiplication product and plus the addition of these two products, and that gives the 9% expected rate of return. Now dear students, if you keep on calculating the third option which is basically is 75 given here, जो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो कि let's say कि जी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी पोर्टफोलियो, ठीक है। आपका जो थर्ड है X एंड Y जिसकी प्रोपोर्शन वाइज X में इस दफा 75% है, 1/3 क्वार्टर और एक क्वार्टर इन Y, और यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है इस पोर्टफोलियो 3 का, ये 2 था ये 3 है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट पोर्टफोलियो 3 विच इज इक्वल टू जो भी आपका, अब यहाँ पे बेसिकली मैं लिखूंगा W2, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका है लेट इट बी के 1 जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट इट बी, अब मैं X लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 की जगह, ठीक है, जस्ट टू बेसिकली क्लियरफाई। ये आपका और यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ X3, ठीक है, इंटू और X3 प्लस Y3 इंटू और Y3, ठीक है जी। पता चल जाएगा कि जनाब आपका ये जो स्टॉक्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली X एंड Y एंड दिस इज बेसिकली इज द थर्ड पोर्टफोलियो टॉकिंग अबाउट द थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि जनाब आप इसके जो वेट्स हैं वो 75 इंटू जो भी परसेंट में है इंटू आप जो रिक्वायर्ड है वो सेम रहेगा 12%, इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे 25% इंटू आप क्या करेंगे जो इसका एक्सपेक्टेड रेट है दिस इज 8% विच गिव यू एक्चुअली द एक्सपेक्टेड rate of that portfolio 3 which becomes exactly the 11%. Now one important thing to understand before we go ahead and calculate the standard deviation, अब यहाँ पे देखिए कि जनाब जो आपकी ये मीन वैल्यू है अगर आप 50-50 इन्वेस्ट करते हैं दैट स्टूड एट 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन जब आप इसकी कम्बिनेशन चेंज करते हैं तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वट एवर यू बिन कैलकुलेटेड, जो कि आप इक्वली इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से जा रहे थे, क्योंकि आपने यू गॉट टू कंसिडर इट, आपने एक एडवाइस करनी है, आपने एक
जो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की वो देनी है कि जनाब विच इज़ दी बेसिकली द बेस्ट वन। और इसके अंदर जो थर्ड अल्टरनेटिव है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोवाइड्स हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न। एंड सिंपली बिकॉज अगर आप इसके वेट्स देखें डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स कि जनाब आपकी जो 75% इन्वेस्टमेंट है अगर आप ई में करेंगे, एक्स में करेंगे, जो पहला स्टॉक है आपका, ठीक है, दैट टेंड्स टू गिव यू द मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द होल पोर्टफोलियो। एंड व्हाई इज दैट? थिंक अबाउट इट। Oh yes. Now if you look at the expected return individual securities जो शेयर्स की है X and Y, that gives you कि जनाब आपकी जो X की हैं और जो Y की हैं expected return मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, that gives you 12% in X, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ that is basically the 8%. Now if you going to contribute 12% with the more weights in it, higher rate, मैं यहाँ पे higher W लिख देता हूँ, एज कम्पेयर दिस इज ए लोअर डब्ल्यू, ठीक है, जो इसका पोर्टफोलियो बनेगा दैट प्रोवाइड्स यू डेफिनेटली दी हायर रिटर्न्स। सो वी ट्राई टू लुक एट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट पोर्टफोलियो इफ यू हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स। अगर हमने किस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, किस शेयर के अंदर, किस स्टॉक के अंदर, एंड वी सिंपली फाइंड इट आउट कि जो पोर्टफोलियो उसका जो बनेगा, उसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा जो पोर्टफोलियो का, दैट बेसिकली चेंजेस एज वेल। सो ऑब्वियसली बाय शिफ्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स दैट टेंड्स टू गिव ए good results, and this is basically what we discovered here, we found here, and we can easily advise to others as well, and plus we can take into account this sort of a calculation or understanding while we going through with our calculations, right? Now we move on to discover कि जनाब इसका जो standard deviation है वो क्या है। So let me erase the data here and then start again. यहाँ पे हमें बताया गया है जनाब आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फाइंड करें, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी लेट इट बी पोर्टफोलियो 1, ठीक है जनाब, और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है गॉट टू फाइंड आउट, एंड इन दिस वे अब मैंने जो स्टैंडर्ड डेविएशन है आई नीड टू कैलकुलेट इट विच इज़ बेसिकली अगर मैं वेरिएंस फाइंड कर लूँगा या विच इज़ बेसिकली अंडर रूट ऑफ, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ कि जनाब आपका एक्स स्क्वायर वट एवर द वेरियंस ऑफ इट, राइट, प्लस एक्स जो आपका वेरियंस है ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, एंड 2 इंटू वट एवर द रिस्पेक्टेड वेट्स, मैं x से बात करता हूँ, एंड दी रिस्पेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 एंड 2, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका कोवेरियंस इधर शो कर रहा है, एंड दैट इज बेसिकली वी गोइंग टू कैलकुलेट इट, क्योंकि यहाँ पे जो कोरिलेशन है वो आपको गिवन है विच इज बेसिकली 0.2. Now this correlation we know that कि जनाब आपका ये जो correlation है which is basically the R is equal to whatever the covariances of X and Y, right, divided by whatever the respective standard deviation. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ this one. तो हमारे पास ये value है, we can easily find out this by distributing it कि जी covariance आपका X and y will become जो भी आपका कोरिलेशन है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि उनका इंडिविजुअल है, ठीक है जी। तो जो आपका फर्स्ट है कोरिलेशन लेट्स से कि जी 0.2 है इनटू जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है वो हम देख लेते हैं, जो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, और ये यहाँ पे गिवन है स्टैंडर्ड डेविएशन 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो इधर आप इधर x पे 8% इंटू 5% रिस्पेक्टिवली,
In this way you can easily calculate the covariance function of it and put in this formula. X आपको पता है, आइडिया है कि that is basically the simply the weights. अगर ये 50% है और उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है x का जो कि बेसिकली 8% है, ठीक है. अगर इसका वेरिएंस आप लेंगे सो सिंपली द स्क्वायर ऑफ इट, तो यू सिंपली मल्टीप्लाई व्हाटएवर 8% का स्क्वायर एंड 50% इंटू व्हाटएवर द 5% का जो भी स्क्वायर आता है प्लस 2 इंटू व्हाटएवर द एक्सेस आर, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज बेसिकली दी 50% and this is again the 50%. Whatever the standard deviations are you going to multiply with it, ठीक है. जो भी आपके इधर standard deviations हैं and you can easily find out कि जनाब whatever your standard deviation जो कि आप कहते हो कि जनाब let it be 8% and 5% of it, ठीक है, and you can easily calculate it. So the portfolio 1 जो कि standard deviation है which is basically the under root of variance, तो हम ये कह सकते हैं this is basically the under root of variance of portfolio 1 and which can be identified and find out through this formula and we can easily calculate कि जनाब इसका अगर combination आप find कर लेंगे the variances of the respective weights into the covariance of it, ठीक है, क्योंकि covariance यहाँ पे नहीं है, you got the correlation regression, तो you can simply identify through this formula जो कि आपका correlation है जो कि 0.2 है into whatever the standard deviation of the respective. तो आप यहाँ पे covariance का भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी इसको देख सकते हैं. तो whatever the situation आप कोई भी जो फार्मूला इसके अंदर पोर्टफोलियो 1 के अंदर फाइंड करेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है पोर्टफोलियो का है दैट स्टूड एट 5.1%. सो कंपेयरिंग टू this give you the mean of 10%, that is a standard deviation of 5.1% in the portfolio 1 had your weights are equally distributed in the portfolio. Now this situation goes around और आपने वही अजीम करना है सिंपल वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पोर्टफोलियो 2 का है. जो पोर्टफोलियो 2 का है आपने सेम इसी तरह एप्लीकेशन करनी है क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कि जी आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली व्हेन इट चेंजेस इट गोइंग टू शिफ्ट्स ऑलवेज इफेक्ट ऑन द वेरिएशन एज वेल, ठीक है, जो इसका अपना एक पोर्टफोलियो का ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन होगा जो वेरिएशन है उसके अंदर, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इन दिस सिचुएशन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि जनाब आपकी जो भी मीन वैल्यू है जो कि हमने पहले फाइंड आउट की थी इन रिस्पेक्ट टू पोर्टफोलियो 2 विच was 9%. Now if you're going to calculate again कि जनाब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो 2 का है जो कि वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो 2 है that again gives you 4.6% comparing the 9%, and again if you shift the burden that gives you the another statistic which is basically the highest one. So the alternative इधर मैं लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएशंस इन एक्सपेक्टेड मीन, ठीक है जी, इज लोएस्ट इन ऑल्टरनेटिव पोर्टफोलियो 2. तो हमें ये पता चला कि जनाब इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी जो है वो पोर्टफोलियो 2 इज द बेस्ट वन एज कंपेयर टू हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पहले अल्टरनेटिव में देखा जो सिंपली एक्सपेक्टेड रिटर्न था उस पोर्टफोलियो का जो हमने देखा वो जनरेट हुआ है वो पोर्टफोलियो 3 था ऑप्शन. लेकिन इधर जो आपकी सेकंड ऑप्शन है सेकंड अल्टरनेटिव है जो कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट बेसिकली गिव्स यू द लोएस्ट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि जनाब मेरा किसी भी स्टॉक के अंदर जो मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के थ्रू जाऊंगा तो विच इज द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव
ऑल, और उस सिचुएशन के अंदर जब आप फाइंड करेंगे तो यू हैव टू कंपेयर बोथ द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द वेरिएशन इन इट थ्रू द स्टैंडर्ड डिवीएशन. राइट स्टूडेंट्स, now move to the next slide, which is basically saying is sketch the set of portfolio composed of x and y, और ये आपका जो पोर्शन डाउन बिलो है दैट गिव्स यू द स्टैंडर्ड डिविएशन. दिस इज बेसिकली योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक ग्राफ आपको शो किया गया है जहां पे जनाब बताया कि सेट ऑफ पोर्टफोलियो रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व लाइन, दैट कर्व लाइन इज द सेट ऑफ पोर्टफोलियो. तो जनाब दिस इज अगेन, मैं यहां पे अगर बना लूं सेट ऑफ पोर्टफोलियोज, ठीक है जी, एंड द 5 पॉइंट्स आर द 3 पॉइंट्स फ्रॉम पार्ट ए प्लस द 2 पॉइंट्स फॉलोइंग 2 portfolios, and one consists of 100% invest in X. This is basically 100% in X, and this consists of investing in Y. If I say so, okay, this is janaab investing in Y, which is basically the 100% of Y. So this is basically the combination. अगर आपके different alternatives पे जाते हैं, let it be कि जनाब आप what if कि जनाब आप कहते हो कि जी मेरा पास अल्टरनेटिव है कि जी 50% each of shares या stocks, ठीक है जी, जो कि आपकी X and Y है. या what if कि जनाब आप कहते हैं जी 25 to 75% in each of the stock, जो कि अगेन X and Y है. what if 75% to 25%, ठीक है, in each of the stock जो कि X and Y है. So this is how you keep on changing it, और आपकी एक कर्व लाइन जो है that gives you the combination of in terms of risk and return. तो हम इस फिगर को ये भी कह सकते हैं risk and return trade off, ठीक है जी. and this is how you can going to find out the best functioned efficient portfolio, best possible option to invest in. और हमें पता है कि as long as इस कर्वी लाइन के ऊपर रहेगा, this is give you the best alternatives. Whatever you invest in the portfolio, you've been better off, and as long as you stay on this line, हमें पता है जैसे हमने डिस्कवर किया था, this is basically security market line. The investor, whatever he going to borrow or lend, that he would he can be accomplished on the risk-free rate as long as he will stay on that line. So the B part of it is कि जी sketch अगर आपने बनाना है, you got to draw it. This could be done through the softwares in Excel sheet. You can easily do it by selecting the columns, which is basically comprises of the expected returns with their respective standard deviation, जो कि variations हैं, and you can easily find the combination of it in a graphical formation, जो कि यहाँ पे एक sketch करके आपको बता दिया गया है. Right जी? Now the share investment, let's move on into the second example of it. Example, Mr. Grandant has invested 60% of his money in share A and the remainder in the share B. He assesses their prospects as the following. और जनाब इन्होंने weights आपको given है. Mr. Grandant जो थे जनाब इन्होंने शेयर ए के अंदर और बी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की, दैट इज बेसिकली दी 60% इन हेयर एंड दैट द रिमाइंडर विच इज रिस्पेक्ट टू द 40% इन हेयर. इनके पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज बेसिकली द ER. जो स्टैंडर्ड डेविएशन है विच इज बेसिकली दिस वन, एंड द कोरिलेशन है विच इज 0.5. नाउ द एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको यहाँ पे परसेंटेज के अंदर गिवन है विच रिस्पेक्ट टू ए शेयर्स that the Mr. Grandant invested in with the different weightage. यहाँ पे आपको पूछा गया है पहले ऑप्शन के अंदर जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 कि जनाब बताइए इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा. अब यहाँ पे जो कैलकुलेशंस गिवन है, वी सिंपली हैव टू आइडेंटिफाई कि जनाब ये कैसे कैलकुलेटेड है. सो दिस इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट, एंड दिस इज बेसिकली शोइंग ए वेट्स. ठीक है जी, मैं कह देता हूं इन्वेस्टमेंट वेट्स.
ठीक हो गया, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर ए। और ये जो आपको 15 यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज शोइंग यू कि जनाब उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और इसी तरह यहाँ पे जो अगर मैं इन्वेस्टमेंट बात करूं तो ये ए है, सो दैट बिकम्स के जो आपके पास बी को जो प्रोपोर्शन है, ठीक है। और इसका जो रिस्पेक्टेड एक्सचेंज जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, दैट इज बेसिकली गिवन देयर। और जब उसको आप ऐड करेंगे, जब यू सिंपली सॉल्व इट, जो इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट स्टूड एट 17%। तो यहाँ पे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेट्स जो आपके इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेस्टमेंट कुड बी इन मिलियंस, इन लैक्स, इन थाउजेंड्स और एनी फॉर्म, ठीक है। द मैग्नीट्यूड डजंट मैटर एट ऑल, व्हाट मैटर्स बेसिकली how you formulate what portion of the investment being distributed to each of the shares। और A और B के अंदर जो with respect to their weights हमें पता है कि जनाब 60% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है A पे, और जो 40% है जो रिमाइंडर अमाउंट है दैट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द B। सो इसका जो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट स्टूड एट दिस, जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दिस पोर्टफोलियो AB, right जी। Now we jump on the second calculation, which is basically the variance, the standard deviation of it. Again, if you look at it, this is basically given the weights, जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, let it be the x, and this is basically given the standard deviation of it। और मैं इधर लिख देता हूँ कि जी what if कि जनाब this is basically your variance, क्योंकि this is basically the square of it, and then again this is the, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे variance 1। so this again gives you the idea कि जनाब यहाँ पे आपका जो भी respective weights है, और मैं यहाँ पे weight जो है let it be x2, and this is the variance of it, variance 2। और variance के लिए दोबारा recall कर लेते हैं, these are the respective standard deviation, जो कि यहाँ पे बताया गया कि जी 20 एंड 22% है, ये परसेंट के अंदर गिवन है, और ये आपका रिस्पेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एंड इफ वी मूव ऑन एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि जनाब बताइए कि इसकी जो वेरिएशन है वो क्या है। और जो वेरिएशन है, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी ट्राई टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन दैट शोज द वेरिएशन इन द एक्सपेक्टेड mean value, because this is the dispersion we are talking about in terms of possibilities, in terms of returns, right? So जब हम उसकी mean expected return find करते हैं, so we need to find out, बताइए इसकी variation कितनी है, what is basically the variation in which is equal to the possibility of outcomes, ठीक है, जो कि एक possibility है, जो कि एक risk को बताती है, how much loss is or how much doubt is there in order to get to that expected return value। Now dear students, आप देखिएगा कि वेरिएंस है, इसके अंदर पूरा फार्मूला जो पुट किया गया है, प्लस किया है 2 into whatever the rates are, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x1, and this 0.4 is showing you कि जनाब ये b का expected return है, and this shows you कि जनाब जो भी इसका कोरिलेशन है, ऑलवेज रिमेंबर जो कोरिलेशन और जो आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे गिवन है दैट इज 0.5। तो यहाँ पे ये जनाब आपकी कोरिलेशन की वैल्यू है विच इज बेसिकली दी, ये मैं कोरिलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड दिस 20 and 20 इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच। तो यहाँ पे मैं जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 और 2 ले देता हूँ। अगर आप इस चीज को हाईलाइट करें सिर्फ, ठीक है, दैट इज बेसिकली बिकम्स व्हाट, कोवेरियंस, जो कि हमने फॉर्मूले से फाइंड किया, दिस इज इक्वल टू आर विच इज कोरिलेशन इनटू व्हाटएवर द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस फार्मूले को ना भूलिएगा, क्योंकि समटाइम्स यू बीन गिवन ए कोरिलेशन एंड समटाइम्स नॉट। इफ यू हैव गिवन द कोवेरियंस इन इट, तो हाउ टू गेट टू दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय थ्रू दिस फार्मूला। तो इसके अंदर जो वेरियंस है जनाब, that stood at 327
कि जो वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है कि बताइए स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, और हमें पता है दैट इज बेसिकली सिंपली द अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ वट एवर द वेरिएशन ऑफ दैट पोर्टफोलियो ए एंड बी। सो जनाब इसका जब आप अंडर रूट लेंगे सो यू स्टूड एट 18.1%, विच शोज कि जनाब volatility in expected return of portfolio AB of 17%। ठीक है जनाब, तो पता चला कि जनाब आपकी ये जो कम्बिनेशन है स्टॉक का, जो आपने शेयर ए और बी के तरह इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिहाज से जो इसके अंदर वेरिएशन आएगी, उस लिहाज से जो भी इसके अंदर पॉसिबिलिटी है दैट इज 18%। किसके अंदर वेरिएशन? जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो कि 17% पे आपको मिलना है, जो आपको 70% मिलना है। सो डियर स्टूडेंट, यू कैन इजीली फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न विद देयर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ how would your answer change if the correlation coefficient was 0 or 0.5? now यहाँ पे जो r की वैल्यू है that is basically gain। now he said कि जी एक तो r आपका था 0.5, ठीक है जनाब, और आपने इसमें फाइंड कर लिया। आपने इसमें जनाब स्टैंडर्ड डिविएशन जब फाइंड किया दैट शोड एट 18%। कितना? राइट, 18%। now he said कि जी जनाब आपका r है that becomes 0 एंड दिस वी नो कि जी नो रिलेशनशिप। मैं यहां पे लिख देता हूं बिटवीन ए एंड बी शेयर्स। पहले जो रिलेशन था दैट इज ऑलमोस्ट हाफ इन इट, कि जनाब उनके दरमियान जो पॉजिटिव रिलेशन है कि लेट इट बी, अगर ए के अंदर 1% चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के अंदर जो है 1.5% चेंज आएगी। अगर मैं ये कहूं कि जनाब इसका, चलो यहां से मिटा देते हैं क्योंकि जो पहले है उसके मुताबिक यहां पे स्केच करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। जनाब उन्होंने बताया कि जनाब अगर 0.5 है ए एंड बी के अंदर, तो दैट मीन्स कि अगर ए के अंदर चेंज, मैं यहां पे लिख देता हूं 1% चेंज आता है, so that shows a percentage change of 1.5% in it in B, so that shows a relationship of 0.5। but here अगर E के अंदर 1% चेंज आता है so that stood कि जनाब percentage change, so that should no change in B, so there is no relation whatsoever in the A and B, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि ऑब्वियसली इसका जो वेरिएंस है, जो रिस्क है, वो भी चेंज होना चाहिए। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं जी कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है व्हेन, हाउ अबाउट के जनाब यहाँ पे -0.5 है, तो यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट जब स्टैंडर्ड डिविएशन जब फाइंड करते हैं तो पता चलता है 14.9%, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि पहले जब 0.5 थी तो हाउ अबाउट कि जी आपकी कैसे चेंज आती है। सो इधर जो 0 है या -0.5 है तो कैसे चेंज आती है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को कहते हैं जब आप नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो आप देखिएगा कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है मजीद नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब 0.5 हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब 0 हो, तो बताइए इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो क्या आएगा, राइट। और जब 0 हो तो क्या आएगा, जब -0.5 है तो क्या आएगा। तो हमने ये देखा कि ये जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोर्टफोलियो ए बी, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 18% था जनाब। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ए और बी है उनमें रिलेशनशिप था, देयर इज एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन हियर द 0 दैट बेसिकली नो रिलेशनशिप, और उस वजह से जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट शुड एट 14.9%। और
इसमें हमने देखा जो वेरिएशन है वो नीचे मजीद डिप हुई, गिरी है, इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन है वो नीचे गिरा है, वन कोरिलेशन या कोई रिलेशनशिप नहीं होता। और जब नेगेटिवली कोरिलेटेड है, लेट्स से कि जी आपके पास ए है और आपके पास बी है, परसेंटेज वन चेंज इन इट ब्रिंग डाउन द परसेंटेज चेंज ऑफ वन पर्सन इन दैट वन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो इस सिचुएशन के अंदर 1/2% है, always remember. So there you go, minus 0.5, the standard deviation that again drops to further drop down to 10.8%. So dear student, इधर हमने जो evaluate किया, जो इधर understanding की कि in this situation where you have a different correlation coefficients जो कि इधर 0.5 था, 0 था और माइनस के अंदर था, that relationship reduces the magnitude of the risk। और हमने वो देखा कि जनाब 0.5 पे अगर closest to 1 है या strong bonding है तो उसके अंदर वेरिएशन कितनी ज़्यादा होगी कंपेयरिंग टू तो रेस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव, जिसके अंदर हमने देखा कि जब 0 होगी तो क्या होगी, फिर हमने देखा जब -5% है तो उसके अंदर इस पर क्या इफेक्ट आ सकता है। तो इसके अंदर हमने ये कंसिडर किया कि येस दैट गोइंग टू ब्रिंग डाउन द एक्चुअल वेरिएशन और द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो नेक्स्ट उस पे चलते हैं। इसी में जो सी आपका पार्ट है जो पूछा गया है, इज एम ग्रैंडेंट्स पोर्टफोलियो बेटर और वर्स देन वन इन्वेस्टेड इंटायरली इन शेयर ए और इज इट नॉट पॉसिबल टू से। तो बताया गया जनाब, बताइए कि अगर बी की ऑप्शन छोड़ देते हैं और बताएं कि जनाब अगर ए के अंदर ए शेयर में सारी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेटर बी मैं यह कहता हूं कि 100%, राइट। तो बताइए इज बी बेटर ऑफ, ये आप इसको सबसे ज्यादा फायदा देगा कि जनाब इसको सबसे ज्यादा नुकसान देगा, वर्स्ट ऑफ। सो हिज पोर्टफोलियो इज बेटर ऑफ, द पोर्टफोलियो हैज अ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द लोअर स्टैंडर्ड डिविएशन। और हम यहां पे देखते हैं कि आपको पता चला कि ए के अंदर जो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज 15 एंड जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज बेसिकली स्टूड एट 20% एज कंपेयर टू बी जिसका हायर है। सो ऑब्वियसली अगर बताया गया कि जनाब ए के अंदर आप 100% इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आया कि मिस्टर ग्रैंडेंट बेटर ऑफ होंगे कि नहीं। सो आंसर वुड बी यस। क्यों? द रीजन वाई बेसिकली if he try to invest more or all of his wealth into share A as compared to B, that tends to generate a beautiful result for him, you know, a better result for him, and in that situation he'll be better off, not the worse off। क्योंकि उस सिचुएशन के अंदर हमने देखा जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न और जिसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन था रिस्पेक्टिव उसके अंदर वेरिएशन थी एज कंपेयर टू बी कम थी। So always go for that option which basically tend to give you expected rate lower as a consider, you know, एक constant आपको expected return दे with the lower expected variation in it, जो कि standard deviation से या variation या variance से आपको identify हो जाती हैं। So dear student, इधर हमने identify किया और यहाँ पे जो आप आंसर इसका दे सकते हैं that would be कि जनाब why not, यहाँ पे जो आपकी जो मेन जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो यही बनती है कि जनाब आप उसको यही सजेशन दोगे कि जनाब उनकी जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन है, जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है, व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट 100% इन ए, दैट विल बेटर हिम ऑफ। क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न एज कम्पेयर टू जो उसका रिस्क है, जो उसकी वेरिएशन है वो कम है एज कम्पेयर टू दी अदर शेयर बी। सो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन इजीली फाइंड आउट the expected return and we can easily decide on the basis of the expected return with their respective variance। ठीक है जी। Now let's move to the second case. The case is Percival Hygiene. This is a company of hygiene company and has 10 million invested in the long-term corporate bonds. This bond portfolio expected annual rate of return in 9% and the annual standard deviation is 10%. Now the thing is कि जनाब यहाँ पे जो इसका डाटा है, इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि जनाब इसकी इन्वेस्टेड जो इन्वेस्टमेंट है दैट स्टूड एट $10 million एंड द जो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज 9%, दैट इज गिवन देयर with their standard deviation of 10%,
अमेंडा रेकनविद जो कि Percival financial advisor थी recommends that Percival consider investing in an index fund which closely tracks the Standard and Poor 500 index. So एक index fund है, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा कि जनाब इस जो S&P जो पुअर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 इंडेक्स है उसका रिफ्लेक्शन है, दैट इज क्लोजेस्ट टू दैट, एंड द इंडेक्स हैज एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 14% एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन 16%. नाउ जनाब एक बॉन्ड है जिसका जो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो इंडिविजुअल दिया है यहाँ पे जनाब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न विच इज बेसिकली द 9%, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ दैट बॉन्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चलें पोर्टफोलियो ऑफ दैट बॉन्ड, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज बेसिकली अगेन गिवन दी 10% हेयर. सो ये इंडिविजुअल उसका, जबकि जो जनाब बताया गया कि S&P 500 जो इंडेक्स है उसके क्लोजेस्ट जो इंडेक्स है, इंडेक्स फंड है, उस पे जनाब इन्होंने जो एक एडवाइजर थी अमेंडा, उनकी फाइनेंशियल एडवाइजर शी सेड कि जनाब व्हाई नॉट कि हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं जिसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज बेसिकली 14% विद देयर स्टैंडर्ड डिविएशन 16%. तो एक का 9 और 10%, एक का 14 एंड 16% है. आगे चलते हैं. Suppose Percival puts all his money in a combination of the index fund and the treasury bills. Now, can he thereby improve his expected rate of return without changing the risk of his portfolio? The treasury bill yield is 6%. Again, जनाब हमें ये बताया गया कि जनाब एक जो बॉन्ड जो पोर्टफोलियो था उसका एक्सपेक्टेड रेट जो कि बताया गया 9% है. क्या था जी? यस, 9% with their respective standard deviation of 10%. Now the suggestion is given, हम यहाँ पे लिख देते हैं suggestion of financial advisor जो कि अमेंडा थी. She said कि जरिए why not इंडेक्स के अंदर कर लेते हैं, और इंडेक्स का जो इंडेक्स जो फंड है, ठीक है, इंडेक्स जो फंड है दैट बेसिकली एक्सपेक्टेड रेट उसका उन्होंने बताया दैट इज 14% विद स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ 16% गिवन. सो बताइए कि अगर वो सारी जो अमाउंट है जो इंडेक्स फंड का कम्बिनेशन और ट्रेजरी बिल्स का हो जाए तो फिर, और उसका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जो ट्रेजरी बिल का जो यील्ड है दैट इज 6%, तो बताइए कि जी क्या इसका कम्बिनेशन. तो हमें पता है कि जनाब एक नया पोर्टफोलियो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पोर्टफोलियो ऑफ टी बिल्स एंड इंडेक्स फंड, ठीक है जी, जो कि आपका बताया गया है कि जनाब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ टी बिल्स दैट इज गिवन 6% विद द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 0. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जनाब उसका जो रिस्क फ्री, उसका जो एक रिस्क है आया कि अगर वो रिस्क की सिक्योरिटी है तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी 0 होगा. नाउ उस इंडेक्स फंड का जो हमें गिवन है दैट इज बेसिकली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स फंड, उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज 14% एंड जो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज 16%. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि जनाब क्या बनता है इसका हमने पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इंप्रूव होता है कि नहीं होता. तो फॉर दिस रीजन ऑब्वियसली आपने देखा कि जनाब उसका जो आपके डिफरेंट जो डाटा गिवन था उस पर हमने आइडेंटिफाई करना है, वी ट्राई टू फाइंड आउट कि आया कि उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज करता है कि नहीं रखता. सो इन दैट सिचुएशन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमने बताया कि जनाब जो इसका परकाइवल का जो करंट पोर्टफोलियो था उसका एक्सपेक्टेड रेट इतना था और स्टैंडर्ड डिविएशन 10% था, ये अपने माइंड में आपने रखना है. नाउ ये जो कॉम्बिनेशन है ट्रेजरी बिल्स का, जो मैं कहता हूँ कि जनाब न्यू पोर्टफोलियो, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ यही न्यू पोर्टफोलियो किसका जनाब आपने बना रहे हैं टी बिल्स का गर्ड, और किसका जनाब गर्ड इंडेक्स फंड का. तो जनाब इस पोर्टफोलियो के अंदर हाउ मच इन्वेस्टेड हेयर, मैं यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन लिख देता हूँ.
or what sort of way or how much proportion should be invested in the index fund. So this is very important to consume कि जो सारी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर यू गॉट टू आइडेंटिफाई कि जी व्हाट पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन्वेस्टेड हियर, तो उसी की बेसिस पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि है कि इसके अंदर इंप्रूवमेंट होती है कि नहीं होती. सी सो इन दैट सिचुएशन वी इजीली फाइंड आउट कि जनाब इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट स्टूड एट 0, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 16% है, और उसका जो पोर्टफोलियो डेविएशन है सच दैट द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 10%. अब इनका जो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने बताया कि दिस स्टूड एट 10%. सो इफ यू मूव अलोंग एंड ट्राई टू कैलकुलेट कि जनाब आप बताइए स्टैंडर्ड डिविएशन. सो अगेन हमें पता है कि इसका उन्होंने बताया पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन जो 10% है, जो हमने इसकी जगह यहाँ पे लिखा दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड वी सिंपली फाइंड आउट कि जनाब इसका हमें बताइए कि इसका रिस्पेक्टेड वेरिएंसेस क्या है. हमें पता है कि जनाब ये जो आपका टी बिल है इसका 0 है, जो कि विच मेक्स दैट 0. यू गोइंग टू एड इट विद द व्हाटएवर the amount of this, जो कि obviously is basically understandably कि this is basically the again the addition of this, जो कि वो भी आपका 0 है. और उसके बाद जब वेरिएंस आपने किया तो इसके अंदर जो आपके पास वैल्यूज है एक्चुअली आई, सो दैट इज बेसिकली 0.6 जो कि इसका गिवन है, जो कि हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जी दिस इज बेसिकली द 0.16 इज एक्चुअली, देखते हैं जनाब 0.16 शोइंग दी स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है जी, ऑफ द सेकंड ऑप्शन. और x2 बार आपका रह गया यहाँ पे जो बेसिकली वेट है, और अगर हम इस वेट को x2 को फाइंड कर लेंगे यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट वुड बी दी वेट और प्रोपोर्शन ऑफ इंडेक्स फंड. ठीक है जनाब, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सिंप्लीफाई तो आपके पास आया 0.625, और अगर इस x2 ठीक है whatever इज इक्वल टू x1 प्लस जो कि आपका 100% है, तो x1 इज इक्वल टू, अगर मैं x1 को इधर लेकर चला जाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दैट इज बेसिकली द -100. सो x1 इज इक्वल टू x2 -100 whatever द अमाउंट, या हम इसको कह लेते हैं, यहाँ पे हम इसको दोबारा क्लेरिफाई कर लेते हैं. ठीक है, कि जनाब आपका जो x2 है दैट इज बेसिकली दी व्हाटएवर दी 100% माइनस x1 जो भी एक अमाउंट है. अब x1 जो है दैट इज अगेन दी 100% माइनस x2, इसके अंदर 100% या 100 में से जब आप माइनस करेंगे कि लेट इट बी कि जी 62.5%, you stood at 37.5%, which is basically that proportion. तो पता ये चला कि जनाब आप टी बिल के अंदर कितना कर रहे हैं, दैट इज 37.5%. ठीक है जी, और इंडेक्स फंड में आपने कितना किया है, गुड, दैट अमाउंट 62.5%. So in that way you can easily find the expected rate of return of the portfolio, which is basically the product and the addition of these two products, product 1, product 2. जब आप इसको फाइंड करेंगे दैट स्टूड एट 11%, एंड यस बिफोर दैट योर एक्सपेक्टेड रेट इज 9%, which basically improves at 11%. So in this situation you can easily identify कि yes that changes the risk of his portfolio. So dear students, let's go through with the summary whatever we discussed. We discussed about जो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्टेटमेंट्स की हमने डिस्कवर किया कि हाउ टू एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन विच इज़ बेसिकली हैव सम प्रूडेंसी इन इट, और हमने देखा उसकी रिलेटिविटी हमने देखा, फिर डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट्स, एंड देन वी हैव गो थ्रू फ्यू न्यूमेरिकल्स एज वेल. टिल नाउ इट्स गुड बाय, थैंक यू.